तो हिंदी भाषा के इस क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे, तो हम पाएँगे कि हिंदी भाषा के संपूर्ण ज्ञान के लिए क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें। हमें ऐसा लगता है कि हिंदी भाषा को या व्याकरण को जानने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि ये वर्ण, अक्षर, स्वर ये क्या हैं? हम आपके समक्ष यदि कुछ लिखें, आज के लिए एक छोटा-सा प्रश्न है कि ये एक लिखा है क, है ना? क। तो सबसे पहले इसका उच्चारण यदि हम देखें, तो अलग-अलग क्षेत्रों में इसे अलग-अलग तरह से बोला जाता है। जैसे कहीं पर इसे बोलते हैं कै, कै, कोई इसे बोलेगा खे, गै, घै, तो कै, खे, गै, घै कुछ इस तरह से इनका उच्चारण किया जाता है। लेकिन कहीं पर इसका उच्चारण का, खा, गा, घा ऐसे किया जाता है, तो कहीं अलग तरह से किया जाता है। सबसे पहले हिंदी वर्णमाला में जो ये वर्ण है या अक्षर हैं, जो भी कुछ हैं, हमें इनका उच्चारण आना बहुत ज़रूरी है। यदि हम इनके उच्चारणों को देखें, तो ये जो क है, इस क इसका उच्चारण जो है वो कै होगा, का होगा या क होगा। तो इसका सही उच्चारण कैसे जानेंगे? इस बात को जानने के लिए आपको पहले मैं एक प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये जो लिखा है, ये जो आपके सामने क लिखा है, क्या ये क्या ये वर्ण है? इसे वर्ण बोलेंगे? क्या ये अक्षर है? क्या यह स्वर है? क्या यह व्यंजन है? क्या यह व्यंजन है? अगर हम कहें मंदिर, जो मंदिर शब्द है, इस मंदिर शब्द में कितने वर्ण हैं? अगर कोई ये पूछे कितने स्वर हैं? अगर कोई ये पूछे कितने व्यंजन हैं, अगर ये पूछे तो कैसे बताएंगे? क्यों? क्योंकि अभी हमें यह नहीं पता है कि ये जो क लिखा हुआ है, ये वर्ण कहलाता है, अक्षर कहलाता है, स्वर कहलाता है या व्यंजन कहलाता है, या वर्ण या अक्षर एक ही होते हैं या अलग-अलग होते हैं। तो आइए आज थोड़ी सी चर्चा पहले हिंदी भाषा को सीखने से पहले इस छोटे से टॉपिक पे करते हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल जीरो से और बिल्कुल प्रारंभ से हम आपकी इसकी शुरुआत करेंगे। आइए दोस्तों, ये जो लिखा हुआ है आपके सामने क, यदि इसके बारे में जानेंगे तो हमारा प्रश्न है कि ये वर्ण है, अक्षर है, स्वर है या व्यंजन है। तो पहले इन प्रश्नों का हम जो है उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। कैसे? देखिए, हिंदी भाषा में, पूरी जो हिंदी भाषा है उसमें बड़े बड़े उपन्यास किताबें छपी होती हैं। उपन्यास किताबों में कहानियां मिलती हैं, कहानियों में पैराग्राफ होते हैं और पैराग्राफ में वाक्य होते हैं। तो हम कोई भी एक वाक्य यहां ले लेते हैं। जैसे अब हमने कहा कि राम राम घर जाता है। राम घर जाता है, तो यह एक वाक्य है। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि वर्ण क्या होता है। वर्ण, ठीक है? तो इस वर्ण को जानेंगे। वर्ण को जानने से पहले वर्ण की परिभाषा को एक बार जान लेते हैं। देखिए, वर्ण की परिभाषा यदि हम पढ़ें तो वर्ण कहते हैं कि भाषा की वह सबसे भाषा की वह सबसे छोटी इकाई भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका खंड न किया जा सके।
भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका खंड न किया जा सके वही जो है वर्ण कहलाता है। मतलब पूरी हिंदी भाषा में वह सबसे छोटी चीज जिसका खंड ना किया जा सके वही वर्ण है। तो पहले परिभाषा को जाना, तो आइए हम यदि वर्ण तक पहुंच जाते हैं तो वर्ण में पहुंचने के बाद हम एक एक चीज को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो भाषा की याद रखिए, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, मतलब इससे छोटा और कुछ भी नहीं हो सकता, वह सबसे छोटी इकाई जिसका खंड ना किया जा सके, जिसे खंड मतलब जिसे और ज्यादा ना तोड़ा जा सके, वही क्या कहलाता है, वही वर्ण कहलाता है। तो आइए अब देखते हैं वापस। तो जैसे अब हमारे सामने है राम घर जाता है, राम घर जाता है, तो ये एक वाक्य है। तो क्या ये वर्ण है? आपके सामने राम घर जाता है, तो क्या इसे वर्ण कहेंगे? तो देखते हैं, यानी कि वर्ण क्या है? वर्ण है भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसे और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता, जिसका और खंड नहीं किया जा सकता, यानी कि जिसका खंड ना हो, वह क्या है? वर्ण है। तो क्या इसे तोड़ सकते हैं आप? क्या इसका खंड किया जा सकता है? तो आइए इसका खंड करने का प्रयास करते हैं। जैसे राम लिखा हुआ है, तो इसका खंड हम कर सकते हैं रा प्लस म, राम। तो भाई ये तो खंड हो गया। अगर ये खंड हुआ तो ऊपर वाली जो ये शब्द है यह वर्ण नहीं कहलाएगा। अच्छा, घर को अगर खंड करें तो हम इसको घर को खंड करते हैं, घ जमा र, तो ये इसका भी खंड हो गया, ये भी वर्ण नहीं है। अगर जाता, हम जाता का खंड करें, जा जमा ता, इसका भी खंड हो चुका है। और ये जो है ये अकेला है, इस गरीब को, इस बेचारे को ऐसे ही रख देते हैं। तो इसका, यानी कि ऊपर वाली जो भी पंक्ति लिखी है इसका हमने खंड कर लिया, मतलब ऊपर वाली पंक्ति वर्ण नहीं है। तो इसमें इसमें तो वर्ण नहीं है भाई, ये वर्ण नहीं कहलाती। तो हो सकता है ये जो रा लिखा है आपके समक्ष, ये जो रा लिखा है, क्या ये र, क्या ये वर्ण है? ये जो मां है, क्या ये वर्ण है? या ये वर्ण है? ये वर्ण है। तो ये वर्ण है कि नहीं? तो भाई वर्ण क्या होता है? अभी अभी हमने परिभाषा को जाना कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका खंड नहीं किया जा सकता वही वर्ण कहलाता है। इसका मतलब अगर ये नहीं टूटेंगे, ये खंड नहीं होगा, तो यही वर्ण है। और जो टूट जाए, टूटने वाला खंड नहीं है भाई। जैसे राम घर जाता है था, हमने इसे तोड़ा तो ये आया, तो क्या ये और भी टूट सकता है? क्या इसे हम और भी तोड़ सकते हैं? तो इसे तोड़ने के बारे में हम बाद में जानेंगे, पहले इसे जानिए। आपके सामने ये है एक वर्ण, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे कै, या इसे बोलेंगे का, या इसे बोलेंगे क। तो इसके लिए एक अच्छी ध्वनि होती है। पहली बात तो इसका जब तोड़ते हैं तो ये दो रूपों में टूटता है। कैसे? एक तो क के नीचे ऐसा साइन लगा देते हैं, और ए, क्योंकि जब इसका उच्चारण करेंगे तो कै ऐसे नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये क्या है? इसे हम ए ऐसे बोलेंगे, आ ऐसे बोलेंगे? जी नहीं, इसे बोलेंगे ऐसे। आपके सामने एक शब्द है अनार, अनार। तो यदि हम अनार को देखें, इसे बोलिएगा मेरे साथ, अनार, 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 अना, 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 अन, 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 अ, अ, अ। तो ये अनार में अ आता है। तो इसका इसका मतलब क्या हुआ? इसकी जो ध्वनि है वो ए नहीं है, इसकी ध्वनि है अ। मुंह को ज्यादा नहीं खोलना है। कुछ बच्चे इसका जब उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण करते हैं आ, अ। जी नहीं, मुंह को कम से कम खोलिए और सीधा कंठ से, गले से आवाज निकालिए, तो इसकी ध्वनि आएगी अ, अ, अ। जी हां, अ। तो ये अ है। तो ये जब इसे हम बोलेंगे, इसके अंदर जो ये अ छुपा हुआ है, इसके अंदर जो ये अ छुपा हुआ है, तो इसे हम कै, कै नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे क, 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 ना कि
का, का नहीं बोलेंगे, इसे कै नहीं बोलेंगे, इसे क बोलेंगे। क, मुंह को कम खोलना है और तब इसका उच्चारण करना है। क। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हुआ, ये क है, क्योंकि क में क्या छुपा हुआ है, अ छुपा हुआ है। उसी तरह से यदि हम कोई वर्ण लेते हैं, इसे बोलते हैं ख, क्योंकि इसके अंदर भी ख जमा अ, तो ये ओ है, ना कि ए, ना कि आ। इसका उच्चारण क्या है, इसका उच्चारण है ओ, 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 क, ख। तो अभी आपने एक बात को समझने का प्रयास किया कि कोई भी वर्ण जब हिंदी भाषा में लिखा जाता है, इसका उच्चारण क, ख, ग, घ, क ख ग घ, क ख ग घ, ये इसका स्पष्ट उच्चारण होता है। इन सभी जो अक्षर या वर्ण या जो भी कुछ आप कहते हैं इनको, इनके अंदर, सब के अंदर क, अ, ग, ग, ख, ख, घ, घ, हर किसी के अंदर की ध्वनि आ रही है। अर्थात जितने भी हम ये वर्ण या अक्षर जो भी हम बोलते हैं, सबके अंदर अ छुपा होता है। तो किसी भी वर्ण के अंदर, यानी कि अगर ये क है, इसके अंदर जो छुपा हुआ अ है, वो जो स्वर है, उसको यदि हम बाहर निकालें तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमने हिंदी भाषा में एक चिन्ह है, ये वाला चिन्ह। इस चिन्ह का नाम अक्सर सब लोग हलंत के नाम से इसे जानते हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से, सैद्धांतिक दृष्टि से इस चिन्ह का नाम हलंत नहीं है। और हलंत ये व्यवहारिक भाषा में हलंत है, अधिकतर पुस्तकों में इसे हलंत के नाम से ही सभी लोग इसको जानते हैं और हलंत के नाम से इसे मान्यता दे दी गई है। लेकिन वास्तविकता में ये हलंत नहीं होता। तो ये क्या होता है, इसके लिए हम अलग से कक्षा में आपको समझाएंगे। फिलहाल हम अपने फिर वापस टॉपिक पे आते हैं। तो जी हाँ, लेकिन ये हलंत लगता कहां है? ये हलंत किसी भी वर्ण के अंदर जो अ होता है, उसे बाहर निकालने के लिए लगता है। जैसे इसे बोलेंगे क, क, तो क के नीचे यदि मैं हलंत लगा दूं, इसका मतलब यह हुआ, इसके अंदर का जो अ है वो निकलकर बाहर चला गया, वो निकलकर बाहर चला गया। आपके सामने दो वर्ण हैं, क और क। इसका मतलब यह है कि जो क है, ये मिलकर बना है क जमा अ से, और ये जो क है, ये सिर्फ क है, क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, और ये सिर्फ क है, इसके अंदर अ नहीं है। इसका ये मतलब होता है। तो अच्छा, यदि हम और इसकी चर्चा करें, इसको और अच्छी तरह से समझें, जैसे अगर हम किसी भी वर्ण को, किसी भी वर्ण में, जैसे अगर आपके सामने ये क लिखा हुआ है, क के ऊपर जो ये डंडी होती है, क के ऊपर जो ये डंडी होती है, इस डंडी का नाम क्या है? इस डंडी का क्या नाम है? देखिए, हर अक्षर के, हर वर्ण के ऊपर ये लगा होता है। जैसे प के ऊपर भी लगी हुई है ना? ट लिख दें, ट के ऊपर भी लगी हुई है। तो किसी भी अक्षर के ऊपर जो ये लाइन लिखी रहती है, इस लाइन का जो नाम होता है, इसे कहते हैं बच्चों शिरोरेखा। शिरोरेखा। शिरोरेखा का मतलब है सर के ऊपर वाली रेखा, सर के ऊपर वाली रेखा। तो ये क के ऊपर, सर के ऊपर है तो ये शिरोरेखा है, ये प के ऊपर है तो ये भी शिरोरेखा है, ये ट के ऊपर है तो ये भी शिरोरेखा है। तो शिरोरेखा को आप समझ गए। किसी भी अक्षर के ऊपर, देखिए राम के ऊपर जो लाइन है वो भी शिरोरेखा है, ये भी शिरोरेखा है, ये शिरोरेखा है, ये शिरोरेखा है, ये शिरोरेखा है। वर्ण पे देखिए, ये शिरोरेखा है। किसी के अक्षर के ऊपर जो ये लाइन लगी होती है, रेखा खींची रहती है, इसे कहते हैं शिरोरेखा। तो आज के बाद सभी बच्चे इसका नाम जान गए हैं, शिरोरेखा। यदि हम हिंदी वर्णमाला की बात करें, तो हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। अब देखिए, जिस तरह से यदि हम इसे देखें, प, इसे देखिए,
फ, इसे देखिए ण, है ना। तो इन वर्णों में आपने एक चीज देखी, ये जो खड़ी हुई डंडी है, खड़ी हुई डंडी है, इस खड़ी हुई डंडी का क्या नाम है बच्चों? वर्ण में जो ये खड़ी हुई डंडी होती है, इस डंडी को जो कहते हैं वो कहते हैं पाई, इसे कहते हैं पाई। अच्छा, क्या देखिए, अब पहचानने की कोशिश करना कि यदि ये मैं क लिखता हूं, क्या क के अंदर पाई है? तो आप पाएंगे कि हां, क के बीच में पाई है। अच्छा, और वर्ण बताइए। देखिए च, यदि हम च को देखें तो च के अंदर भी क्या पाई है? तो आप पाएंगे कि हां, च में यहां पे पाई है। और कोई वर्ण ऐसा जिसमें पाई होती हो? देखिए ज, ज में भी पाई होती है। तो कोई भी हिंदी वर्णमाला का अक्षर देखेंगे तो उसमें ये खड़ी हुई जो डंडी होती है, खड़ी हुई जो रेखा होती है, इसे पाई कहते हैं। पाई, 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 पाई और ये पाई। और सर के ऊपर जो रेखा होती है इसे कहते हैं शिरोरेखा, 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 शिरोरेखा। यहां पर ये शिरोरेखा है, यहां पर ये शिरोरेखा है। ये जो अभी हम हलंत की बात कर रहे थे, हमें यह समझाना था। आज बिल्कुल फ्री क्लास है, क्योंकि फ्री क्लास में हम बहुत सारी चीजों को पहले इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रोड्यूस जिस समय हो जाएगा, इस पूरे इंट्रोड्यूस के होने के बाद हम हिंदी व्याकरण को आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। और याद रखिए, आप अपने संत सर के साथ हम वादा करते हैं कि ऐसी हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे जो आज से पहले कभी ना तो किसी ने पढ़ाई आप लोगों को, और ना ही कोई पढ़ाएगा। मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि पूरी हिंदी भाषा में मैं वो आपको सब सिखा पाऊं जो बचपन से लेकर आज तक आपके अंदर कमी बनी रही, या जिन चीजों को आप नहीं सीख पाए, या हिंदी भाषा के कठिन कठिन शब्दों से बचकर निकलकर और तम आसान और सरल सरल रास्ते से होते हुए हम हिंदी व्याकरण को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, तो शिरो रेखा और पाई, ये हिंदी व्याकरण में अब हम इस हलंत का यूज क्या करते हैं? देखिए, दो बातें मैंने आपको बताई कि किसी भी वर्ण से दो चीजें अलग निकलती हैं। पहला, ये क, इसमें एक ये होता है और एक ये होता है। तो ये क्या है और ये क्या है? ये स्वर है या व्यंजन है, क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है जो ये ऐसे अनार लिखा हुआ है इसे बोलते हैं अ। ये जो अ है, ये क्या है? ये जो अ है ये एक स्वर है, ये एक स्वर है। क, 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 क में जो अ है यह एक स्वर है। ठीक है बच्चों, मान लीजिए कि ये एक वर्ण है ट, ट। तो जब इसे बोलेंगे ट, तो क्या इसके अंदर अ, अ, अ की आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? तो इसके अंदर अ की आवाज आ रही है। यदि इसके अंदर अ की आवाज आ रही है तो इसके अंदर का छुपा हुआ जो स्वर है, जो अ है, उस अ को बाहर निकालना है। तो किसी भी वर्ण के अंदर से या अक्षर के अंदर से उसका स्वर को बाहर निकालना है। निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके नीचे ये चिन्ह लगा देते हैं। कैसे? ये जो ट है, इसके नीचे ये चिन्ह लगा दो। चिन्ह लगाने का मतलब है इसके अंदर का जो ए है वो निकलकर बाहर चला गया। जी हां, अब इस ट के अंदर अ नहीं है, अ बाहर जा चुका है। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब यह कह सकते हैं कि जिसके नीचे ये हलंत का साइन लग जाए, इसमें स्वर नहीं है, स्वर इंक्लूड नहीं है। या आप यह भी कह सकते हैं कि ये जो जिसके नीचे हलंत लगा होता है वह ध्वनि आधी हो चुकी है, या आधा अक्षर है, आधा वर्ण है। साधारण भाषा में आप ये कहते हैं कि हमने जी टे टमाटर को आधा लिख दिया है, क कबूतर को आधा लिख दिया है, पे पतंग को आधा लिख दिया है। तो किसी भी वर्ण को आधा लिखने के लिए उसके नीचे हम क्या लगा देते हैं? हलंत का साइन लगा देते हैं। लेकिन मैंने कहा कि इसे हलंत नहीं कहते, इसे क्या कहते हैं अगली कक्षा में इसे विस्तार से मैं समझाऊंगा आपको। पूरा हिंदी व्याकरण बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे। आज बहुत सारी चीजों का हम इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं, आप मेरे साथ बने रहिए। तो आइए चलते हैं। तो ट के नीचे जो ये हलंत का साइन लगा हुआ है, ट के नीचे जो हलंत का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है इसके अंदर से ए निकलकर बाहर चला गया है। तो ये ट टमाटर आधा है ना, तो किसी भी वर्ण को आधा, किसी भी वर्ण को आधा
या पूरा लिखने के लिए क्या तरीके होते हैं। देखो, जैसे मैं कुछ वर्ण लेता हूं, जैसे कै कबूतर है और फैफल है। कै कबूतर है और फैफल है। ये हिंदी वर्णमाला में दो वर्ण या दो अक्षर ऐसे हैं जिनके बीचों बीच पाई है। देखिए, आपको पाई नजर आ रही है, इसके बीचों बीच पाई है। जिन वर्ण के बीचों बीच पाई होती है उसे आधा लिखने के लिए क्या करते हैं, उसे आधा लिखने के लिए जो इसकी एक हिस्सा जो बाहर की तरफ निकला होता है इसे आधा लिखते हैं। ऐसे देखिए, इसे इस लाइन को आधा कर देते हैं। या तो इसे ऐसे इस रूप में लिखते हैं, मतलब जो क कबूतर होता है, क कबूतर होता है, क को आधा लिखने के लिए पाई की साइड में जो लटका हुआ भाग है उसे आधा कर देते हैं। ठीक है, तो ये आधा क है या आधा क है। इस क को आधा लिखने के लिए या तो आप ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं, या इस क को आधा लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो ये क लिखा हुआ है इस क के नीचे हलंत, इसका भी मतलब यही है कि इसके अंदर अ से अनार नहीं है, और इसके अंदर यदि नीचे आप हलंत लगा दें तो इसका भी यही मतलब है कि इसके अंदर अ से अनार नहीं है। तो आप क्या समझेंगे, क्या जाने इसके विषय में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये वाला क है और ये वाला जो क है ये दोनों एक ही हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन वाक्य में अलग अलग रूपों में ये प्रयोग होता है, उसको विस्तार से बाद में जानेंगे। तो अभी आप फिलहाल जाने कि आधा क ऐसे लिखिए या अस ऐसे लिखिए, दोनों एक ही हैं। ये पूरा क है, ये आधा क है। ऐसे ही फै फल को देखें तो फल में भी बीच में पाई आ रही है, बीच में पाई आ रही है, तो आधा लिखने के लिए इसका साइड का हिस्सा हमने आधा कर दिया, जिसकी वजह से ये आधा फ बना हुआ है। तो बच्चों, जो ये फ है, ये जो फ है इसके भी बीच में पाई है, तो इसको आधा लिखने के तरीका या तो आप ऐसे लिखिएगा आधा, या फिर इसको भी ऐसे हम लिख सकते हैं जो हलंत के साथ लिखा जाता है ऐसे। तो ये ऊपर वाला फ और ये वाला फ, दोनों फ एक जैसे ही हैं, दोनों एक ही जैसे हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिन वर्णों में जो पाई होती है, अब ये तो आप जानते ही हैं कि यही वाला जो वर्ण होता है, ये जो चीज होती है इसे शिरोरेखा कहते हैं, और ये जो डंडी होती है इसे पाई कहते हैं। तो ये जो पाई है जिसकी साइड में पाई होती है, तो इसको आधा लिखने के दो तरीके होते हैं। क्या तरीका, या तो आप इसकी पाई हटा देते हैं ऐसे आधा प, या फिर जहां पर इसे अकेला लिखना पड़ता है तब इसका नीचे हलंत आ जाता है। तो प के आधे के दो रूप हैं, या तो ऐसे या ऐसे। किसी भी वर्ण में कोई भी वर्ण आप ले लीजिए जिसकी साइड में पाई होती है, तो इसे आधा लिखने के लिए क्या करते हैं, आधा लिखने के लिए इसकी साइड की पाई हटा देते हैं ऐसे, या फिर इसके नीचे हम हलंत लगा देते हैं। तो ये दोनों रूप एक ही हैं। अच्छा, कोई भी अक्षर देखिए, ज देख लीजिए, ज, ये जो ज है, ज के ज को यदि आधा लिखना है तो क्या करेंगे, इस ज का हम क्या हटा देंगे, पाई हटा देंगे। तो जिस हिंदी वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं जिसकी साइड में पाई होती है, तो उसे आधा लिखने के लिए या उसके अंदर का स्वर बाहर निकालने के लिए उसकी एक साइड की पाई हटाकर उसे आधा बना दिया जाता है। जिन वर्णों के बीच में पाई होती है उसका एक साइड का हिस्सा तोड़ दिया जाता है तो आधा होता है। लेकिन कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिसमें पाई ही नहीं होती। क्या पाई नहीं होती, देखिए, जैसे अगर हम ट की बात करें तो इस ट में तो कुछ भी पाई वगैरह नहीं है, बस शिरोरेखा, तो शिरोरेखा तो सब में रहेगी, लेकिन इसमें पाई नहीं है। तो इसे आधा कैसे करें, तो इसे आधा करने के लिए सपोज करिए कि मैं इसे अगर ऐसे आधा कर देता तो ये अपना वास्तविक स्वरूप ही खो जाता, ना ये सुंदर लग रहा है ना ये शोभा दे रहा है। तो ऐसे इसका आधा नहीं किया जाता इसको। फिर हम इसे कैसे करेंगे, देखिए, जो ये ट है जिसके अंदर पाई नहीं होती उसके अंदर से स्वर को बाहर निकालना या उसे आधे वर्ण में लिखने के लिए हम उसके नीचे हलंत का साइन लगा देते हैं। कोई भी है, ठठेरा है,
इसके नीचे भी हलंत लगाएंगे। ड डलिया है, इसके नीचे भी इसमें पाई नहीं है, इसे भी लिखने के लिए, आधा लिखने के लिए क्या करेंगे, हलंत लगाएंगे। अच्छा, अगर हम ये कहें कि ढह ढक्कन, तो इसके नीचे भी हम क्या लगाएंगे, हलंत का प्रयोग करेंगे। तो आपने अभी क्या जाना, आपने अभी जाना हिंदी वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं उसमें यदि जो अ छुपा होता है, क ख ग घ अ, उसके अंदर के अ को बाहर निकालने के लिए किसी भी वर्ण के नीचे या तो हलंत लगा दिया जाता है या उसको आधा लिख दिया जाता है। तो फिलहाल अभी हम हलंत निकालने की, हलंत लगाकर निकालने की बात करेंगे। तो आइए, क्योंकि आज का जो हमारा प्रश्न है वह बस इतना सा प्रश्न है कि वर्ण क्या होता है, हम इस वर्ण को जानने की कोशिश करेंगे। अक्षर क्या होता है, अक्षर वर्ण एक ही होते हैं या अलग होते हैं, हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। स्वर क्या होता है, हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। व्यंजन क्या होता है, हम यह जानने का प्रयास कर रहे हैं। स्वर व्यंजन ये सब मिलकर आपस में क्या प्रतिक्रिया करते हैं। तो इन प्रश्नों का जवाब जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। हम अपने उसी क्रम में अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आपने अभी फिलहाल क्या जाना, आपने ये अभी अभी ये जाना कि यदि यदि कोई वर्ण लिखा है क, क के अंदर एक स्वर छुपा हुआ है क, अ, तो इसके अंदर का जो अ है उसे बाहर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इस क के नीचे हलंत लगा देते हैं और इसके अंदर का अ जो है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, अ का मतलब क्या है बच्चों, ये जो अ है ये एक स्वर है, तो क के अंदर जो स्वर है वो हमने बाहर निकाल दिया। इसके बाद में यदि हम देखें कि अगर हम यहां पर लिख दें का, हम क्या लिख दें, का, हम लिखते हैं का, तो का को कैसे करेंगे कि का के नीचे भी हलंत, लेकिन इसके अंदर जो स्वर है वो है का, आ, आ, तो ये जो आ है उसको बाहर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसका स्वरूप लिख देंगे बाहर, क्योंकि जो स्वर है यानी कि किसी भी वर्ण अक्षर में से उसका स्वर बाहर निकालने के लिए उसके नीचे हलंत लग जाता है। सपोज करें कि अगर मान लीजिए यहां लिखा है कि, छोटी की मात्रा है, तो इसे भी कैसे हटाएंगे, क जमा इसमें छोटी ई ऐसे लिख देंगे। अगर हम यहां पर बड़ी ई की मात्रा की बात करें की, तो इसे क के नीचे हलंत जमा बड़ी ई अलग निकालेंगे। अगर यहां पे लिखा होता है कु, तो इसे कैसे करेंगे, क के नीचे हलंत जमा ये छोटा ऊ है तो छोटा ऊ ऐसे निकाल। तो इसमें जितनी भी मात्राएं स्वर जुड़े हुए हैं उनको बाहर निकालने के लिए सबके नीचे हलंत लगा दो। हलंत का मतलब है इसके अंदर जो छुपा हुआ था वो बाहर निकल गया और ये बिना स्वर के है। इसका और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए अगर लिखा हुआ है यहां पे कू, तो क के नीचे हलंत जमा ऊ, ऐसे ही के को कैसे करेंगे, क के नीचे हलंत जमा, ये जो ए है ये छोटे वाला ए होता है, ये छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, ये ए ध्वनि होती है, इसे बच्चा छोटा बड़ा करके बोलते हैं, वो गलत है। जिस तरह से ये है कई, तो क के नीचे हलंत जमा आई, ये वाला। अगर आ जाता है तो इसमें से स्वर बाहर निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, क के नीचे हलंत जमा ओ। अब क के स्थान पर कोई भी वर्ण क्यों ना हो, कोई भी वर्ण, तो किसी भी वर्ण में से उसके स्वर को बाहर निकालने का यही तरीका है। जैसे अब देखिएगा, अगर हम यहां लिखते हैं कौ, कौ के नीचे क जमा आओ, कौ। अगर हम यहां कह दें क्री, ये क के नीचे ये जो होता है ना ऐसी मात्रा, ये ऋष ऋषि होता है। अब उसे भी ऋष ऋषि नहीं कहते हैं, उसे सिर्फ री कहते हैं। तो ये कैसे हटाएंगे इसको, क के नीचे हलंत लगाया और ये ऋष ऋषि पूरा, ये वाला क री, क्री। सभी वर्णों से किसी भी वर्ण को निकालने का ये बहुत अच्छा तरीका है। अब देखिए, अगर हम यहां कह दें कंग, तो क के अंदर से जो अंग है इसे बाहर निकालने के लिए हम लिख सकते हैं
अंग। ऐसे ही यदि हम कह दें कह, कह, तो कह को निकालने के लिए हम कैसे कर सकते हैं? क के नीचे हलंत जमा अ, अह। जी हां। तो मैंने सभी स्वरों को वर्ण से निकालकर आपको बता दिया है कि किस तरह से किसी भी वर्ण में से उसका स्वर हम बाहर निकालते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और फिर यह जानने का प्रयास करते हैं कि वर्ण या अक्षर वास्तविकता में क्या होता है। देखिए, बहुत पेशेंस बनाकर बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियो हो सकता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को सबको बहुत आनंद आ रहा होगा सीखने के लिए। भले ही जो आता भी है तब भी इसको देखिए, आपको बहुत कुछ नया सीखने के लिए यहां पे मिलेगा। ओके, शुरुआत में आपके समक्ष मैंने एक वाक्य लिखा था कि राम घर जाता है। राम घर जाता है, तो क्या ये जो सामने लिखा हुआ है क्या ये वर्ण है? हमारा पहला प्रश्न ये था। तो वर्ण की परिभाषा याद थी, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका खंड नहीं किया जा सकता, वही क्या है? वही वर्ण है। तो क्या इसे और तोड़ सकते हैं क्या? तो तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो आइए तोड़कर देखते हैं। तो पहले इनको मात्रा के साथ तोड़ते हैं। जैसे हम इसे तोड़ सकते हैं रा जमा म। भाई ये तो टूट गया, और जो टूट गया वो वर्ण थोड़ी ना हो सकता है, तो ये तो वर्ण है नहीं। इसे देखो, घर को तोड़ते हैं, घर, तो घर को कैसे तोड़ेंगे? घ जमा र। अब इसे हम घे रे ऐसे नहीं बोलेंगे, अब अच्छी तरह से जान चुके हैं इसके अंदर जो स्वर है वो क्या है? वह है अ। तो ये क्या बना? घ र र र। ऐसे ही आपके समक्ष देखिए जाता, जाता को कैसे लिखेंगे? जा जमा ता। और ये बचा हुआ है गरीब हमारा बेचारा अकेला, इसे ऐसे ही रहने दो, क्योंकि वो तो बेचारा अकेला है, उसमें कोई एक स्वर लिखा हुआ है। जैसे यहां पे तय में आ स्वर है, वैसे ही है में आई स्वर लगा हुआ है, तो उसको और ज्यादा भी नहीं तोड़ा सकते, वो अकेला है। चलिए, तो क्या ये जो लिखा हुआ है आपके समक्ष, ये जो रा म, ये घ, ये र, ये जा, ये ता, या ह, ये जो लिखे हुए हैं, क्या ये वर्ण हैं? क्या इन्हें वर्ण कहते हैं? तो याद करो परिभाषा। वर्ण क्या होता है? हिंदी भाषा में वह सबसे छोटी चीज जिसे और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता, वही क्या है? वही वर्ण है। तो अगर इन्हें और ज्यादा तोड़ोगे, अगर ये ना टूटे तो यही वर्ण है, टूट जाएं तो ये वर्ण नहीं है। तो आइए देखते हैं, क्या ये र टूट सकता है क्या? या छोड़िए, र को छोड़ो, क्या ये जो मैं है, क्या इसे तोड़ सकते हो? जरा इसे बोल के देखो, इसे बोलेंगे म, म। तो क्या आपको महसूस हो रहा है? म अ म अ। तो इसके अंदर जो अ है वो निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता? निकाल सकते हैं ना। तो इसका मतलब है इसे अभी और भी ज्यादा तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे? इसे हम तोड़ेंगे, म के नीचे हलंत का साइन लगाएंगे और इसके अंदर का जो अ है वो बाहर निकालेंगे। तो ये हमने म को तोड़ दिया। उसी तरह से इनको भी तोड़ा जा सकता है कि नहीं? तो आइए देखते हैं। इसे तोड़िए जरा, र को तोड़िए कि र जमा अ, टूट गया। मां को ऐसे तोड़ा, देखो बहुत ध्यान से देखिए। घ को कैसे तोड़ेंगे? घ को कैसे तोड़ेंगे बच्चों? घ के नीचे हलंत जमा र, घ के नीचे हलंत जमा र। और सॉरी, हां, घ को तोड़ेंगे घ जमा अ। और इस र को कैसे तोड़ेंगे? र हलंत जमा अ। जा को कैसे तोड़ेंगे? एक सेकेंड, थोड़ा स्पेस कम मिल पा रहा है। ज के नीचे हलंत जमा अ। ता को कैसे तोड़ेंगे? ता के नीचे हलंत जमा आ। देखिए, मैंने जय आ था, मैंने अ लिख दिया, तो ये गलती कर दी। यहां पर आ की मात्रा है तो ये आ बनेगा। तय पे आ का डंडा है तो ये आ बनेगा। रै के अंदर कोई मात्रा नहीं है, इसलिए इसके अंदर अ है, अ बनेगा। घ में अ बनेगा, म में अ बनेगा, और रा में अ बनेगा,
आ। क्यों बनेगा आ? क्योंकि यहां पर आ बना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये गलतियां हमेशा होती रहती हैं, इसलिए जानबूझकर ये गलती की गई ताकि आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि अ है या आ है। जो भी स्वर हो, ई, उ, छोटी मात्रा बड़ी मात्रा, तो जो छोटी है वो छोटी लिखें, बड़ी है तो उसे बड़ी लिखें। तो आप पाएंगे र आ रा, म अ म, घ अ घ, र अ र, ज आ जा, त अ ता। और इसे ह को कैसे तोड़ेंगे? ह के नीचे हलंत जमा, ये आई की मात्रा भी तोड़ना बताया था आपको, ये वाली होती है। तो आपने इसे तोड़ दिया। अच्छा, तो ये टूट गए हैं, तो ना तो ये ऊपर वाली जो लाइन ये भी वर्ण नहीं है, ये भी टूट चुके हैं, है ना, तो ये भी वर्ण नहीं है, ये भी वर्ण नहीं है। तो आइए नीचे आते हैं। अब देखो बच्चों, क्या ये जो ये है र है, अब इसके नीचे हलंत लगा हुआ है। हलंत का मतलब होता है कि इसमें कोई भी स्वर नहीं है, ये ध्वनि आधी है, ये ध्वनि आधी है। अब मैं इस क में एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार ये क लिखा हुआ है, इस क को यदि हम खंड कर दें, दो भागों में तोड़ दें, तो हम इसे ऐसे तोड़ेंगे। ठीक है, ओके। इसका मतलब क्या है कि इसमें इसमें कोई भी इसमें कोई भी स्वर नहीं है। तो एक बार इसका उच्चारण करके बताओ, इसे बोल के बताओ। और याद रखिएगा, इसके अंदर ये जो क है, इसके अंदर कोई भी स्वर नहीं है, ना अ है, ना आ है, ना ई है, ना उ है, कुछ भी नहीं है। इसे बोल के एक बार सभी इसका उच्चारण करके देखें, तो आप पाएंगे। इसे बोलिए। जैसे ही आप इसे बोलते हैं क, तो फिर भी अ, तब भी अ की ध्वनि आती है। इसे और छोटा करके बोलेंगे क, फिर भी अ, तो इतना भी अ की ध्वनि आती है। इसे और छोटा करके बोलेंगे क, फिर भी अ, कु, कु। तो जितना भी छोटा करके आप इसे बोल लीजिए, तब भी बोलने के लिए इसमें अ की ध्वनि का इस्तेमाल होगा ही होगा। अ का प्रयोग इसमें होगा ही होगा। तो यदि इसमें अ का प्रयोग होगा ना, ओ का प्रयोग होगा, और जबकि अ इसमें है नहीं, तो जब अ है ही नहीं तो उसे बोल भी नहीं सकते। तो आप पाएंगे कि जब इसे बोला जाएगा तो अ के बिना ये बोला ही नहीं जा रहा। गुरुजी, जब इसे बोला नहीं जा रहा तो फिर ये क्या है? तो देखो बच्चों, ये जो क है जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है, ये भाषा का केवल लिखित रूप है, लिखित रूप है। और ये लिखा भी जा रहा है और बोला भी जा रहा है। तो जो लिखा भी जा सके, यानी कि ये लिखित भी है, लिखित प्लस, और ये बोला भी जा रहा है, यानी कि मौखिक भी है। तो जो लिखित भी है, मौखिक भी है, और ये केवल लिखित रूप है। तो जिसके नीचे ये हलंत लगा होता है, ये भाषा का केवल लिखित रूप होता है। अभी फिलहाल इतना आपने समझा कि ये लिखित रूप है, ये लिखित और मौखिक दोनों रूप हैं। लेकिन अब एक बात बताओ, ये जो क है, इस क को तोड़ा था तो ऐसे तोड़ दिया, लेकिन क्या इस क को और भी तोड़ सकते हो? तो गुरुजी, इसमें कुछ बचा ही कहां है तोड़ने के लिए, इसमें तो कुछ है ही नहीं है अब तोड़ने के लिए। इसका मतलब ये और ज्यादा नहीं टूट सकता। तो यदि ये और ज्यादा नहीं टूटेगा, और ज्यादा नहीं टूटेगा, तो मतलब ये सबसे छोटी चीज देखो, राम घर जाता है, इसे तोड़ा तो ये बना, इसे तोड़ा तो ये बना, लेकिन अब ये नीचे और ज्यादा नहीं टूट पा रहा है अलग स्वरूप में, और ज्यादा इसके टुकड़े नहीं हो पा रहे हैं। जी हां, तो इसका मतलब भाषा की सबसे छोटी चीज यही है। जी हां, भाषा में सबसे छोटे तोड़ते 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 यहां तक पहुंचे, अब इसे और ज्यादा नहीं तोड़ सकते। तो भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसे और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता बच्चों, वही कहलाते हैं वर्ण। जी हां, यही है आपके सामने, ये जो लिखे हुए हैं यही वर्ण हैं। लेकिन इन वर्णों में तो इन्हें वर्ण कहते हैं, लेकिन गुरुजी इन वर्णों में आपने दो चीजें देखने को मिल रही हैं। देखो ध्यान से देखना, इसमें दो चीजें मिल रही हैं। एक तो ऐसे वर्ण मिल रहे हैं जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है। देखो, हलंत लगा हुआ है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, बहुत गंभीरता से पढ़ाइए। देखिए, मुझ पे बस एक ही थोड़ी सी कमी है कि मुझे ज्यादा हंसना हंसाना नहीं आता है।
तो लेकिन मेरा ये प्रयास जरूर है कि मैं आपको वो सब बातें सिखा पाऊंगा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती हैं, है ना। ये हंसी तफरी क्लासेस में थोड़ा सा करने के लिए मुझे थोड़ी समस्या है, लेकिन आप लोगों को अगर कंटेंट है, सीरियसली सीखना है और आप पढ़ने के लिए इस वीडियो पर आए हैं, तो याद रखिए आप यहां से इतना बेहतर लेके जाएंगे, जो आपने आज तक नहीं सीखा वो सब कुछ सीखकर यहां से जाएंगे। देखिए, तो आपने देखा ये घ है, इसके नीचे भी यहां पे र लगा हुआ है, यहां पे ज है, ज के नीचे भी हलंत है, त के नीचे भी हलंत है, बड़े ध्यान से देखना, और यहां ह के नीचे भी हलंत है। एक तो वो वर्ण है जिसके नीचे हलंत आ रहा है, ठीक है। अच्छा, जिसके नीचे हलंत आ रहा है, तो क्या आप इसका उच्चारण कर सकते हैं? क्या आप इन्हें बोल सकते हैं? देखिए, इसे बोलिए र। र बोलेंगे तो अ आ रहा है, जबकि इसके अंदर कोई स्वर नहीं है, तो इसका मतलब ये बोला नहीं जा सकता, ये बोला नहीं जा सकता। ये क्या है? सिर्फ र है, ये बोल नहीं सकते। तो ये क्या है? ये केवल भाषा का लिखित रूप है। तो बच्चों, हिंदी भाषा के वर्णों में भाषा, देखो ये सब वर्ण है ना, वर्ण है ना, लेकिन वर्ण का वह वाला रूप, वर्ण का वह वाला रूप जो सिर्फ लिखित है, वर्ण का वह वाला रूप जो सिर्फ लिखित है, इसका उच्चारण नहीं हो सकता, इसी को क्या कहते हैं? यही है व्यंजन। जी हां, वर्ण तो ये सभी हैं, लेकिन वर्ण में केवल ऐसे वाला वर्ण जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है, जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है, और जिसका उच्चारण नहीं कर सकते, जो भाषा का केवल लिखित रूप है। ये जो क है ना यहां पे, ये लिखित रूप है बच्चों। तो क में ये जो क है, यही क्या है? यही व्यंजन है, यही है व्यंजन। तो व्यंजन इसे कहते हैं। लेकिन अब यहां देखो, आपके समक्ष एक यहां लिखा हुआ है आ, तो देखो ये लिखा भी जा रहा है और बोला भी जा रहा है। ओ, यहां पर ओ, ओ, आ, आ, ऐ, ऐ। तो ऐसा स्वरूप जो लिखा भी जा सकता है और बोला भी जा सकता है, जिसकी अपनी आवाज है, जो अपनी आवाज है, जो मूलभूत रूप से जन्मी है, उन आवाजों को ही कहा जाता है स्वर। तो ये है स्वर, ये है स्वर। तो आपने क्या देखा? ये क्या है बच्चों? ये व्यंजन है और ये है स्वर। आपने क्या देखा? आपने जाना, आपने वर्ण को जाना, आपने वर्ण को जाना। तो वर्ण क्या होते हैं? ये रहे वर्ण। लेकिन वर्ण में दो ही प्रकार के वर्ण आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे। क्या? एक तो वो जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है, जिसको और ज्यादा उच्चारण नहीं कर सकते, लिखित रूप है। एक वो जो लिखा भी जा सकता है, बोला भी जा सकता है। तो जो जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है उन्हें व्यंजन, और जिसे बोला भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है वो स्वर। यानी कि वर्ण के कितने प्रकार हो गए? सिर्फ दो प्रकार हो गए हिंदी भाषा में, व्यंजन और स्वर। इसका मतलब जितने भी स्वर होते हैं वो सभी के सभी, चाहे वो कोई भी मात्रा हो, बड़ा आ, छोटा अ, या आई, ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, है ना, री, या अंग अह। हालांकि ये अंग अह भी स्वर नहीं होते हैं, अंग अह भी स्वर नहीं होते हैं। फिर ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम अगली कक्षा में जानेंगे दोस्तों, और बहुत अच्छी तरह से। जैसे कि मैं हलंत को समझाऊंगा तब मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो फिलहाल अभी हमने ये जाना कि जो वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? ये होते हैं लिखित रूप को व्यंजन, और जो बोले जा सकें वो स्वर होते हैं। ठीक है, तो स्वर समझ में आ गया, व्यंजन समझ में आया। लेकिन गुरुजी ये जो क है ये क्या है? ये स्वर है कि व्यंजन है? अब देखो, क्या ये व्यंजन है? देखो, क्या ये व्यंजन है? क्या इसके नीचे हलंत लगा हुआ है? नहीं ना। तो जिसके नीचे हलंत लगा होगा वह व्यंजन है। फिलहाल आप समझिए, तो इसके नीचे हलंत नहीं लगा हुआ, ये व्यंजन नहीं है। अच्छा, फिर हमने देखा ये जो अ है, क्या ये इस तरह के स्वरूप में है? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। तो उसमें भी ये नहीं आता, तो ये क्या है? ये स्वर भी नहीं है। तो फिर ये है क्या? ये है क्या? तो समझिए, देखिए बच्चों, हमने देखा कि यहां पर जो ये र है और ये जो आ लिखा हुआ है, यहां देखते हैं इसको, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं बच्चों। देखिए, ये जो क है, इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, जमा ये अ है। तो ये क्या है? ये एक व्यंजन है। ये अ क्या है? ये एक स्वर है।
तो क जमा अ, क जमा अ, यदि इन दोनों को जोड़ दूं तो ये क्या बनेगा? क बनेगा। क्या बनेगा? क बनेगा। एक व्यंजन एक स्वर जब आपस में मिलकर पूरे कै का निर्माण किया तो ये बच्चों क्या कहलाता है? ये वर्ण नहीं कहलाता, ये वर्ण नहीं है। यह क्या है? यह है अक्षर। जी हां, यह है अक्षर। गुरुजी अक्षर क्या होता है? तो अक्षर होता है जिसका क्षरण ना किया जा सके। किताबों में मिलता है बच्चों, जिसका क्षरण ना किया जा सके वही अक्षर है। लेकिन अब आपको ऐसी परिभाषा जानने की जरूरत नहीं, कारण आज आप इस परिभाषा को भी ठीक करोगे। कैसे ठीक करोगे भाई? देखो, जिसका क्षरण ना किया जा सके, जरा करना इसको। क्या ये जो क है, क्या इसका क्षरण या इसके खंड, या इसे और ज्यादा छील सकते हो, इसे घिसा सकते हो, इसे और ज्यादा काट सकते हो कि नहीं काट सकते? देखो, क के नीचे ऐसे जमा अ लिख दें तो ये तो क्षरण भी हो गया, टूट भी गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अक्षर कैसे हुआ सर? इसका तो क्षरण हो गया। तो अक्षर की ठीक परिभाषा जानेंगे तो आप समझ पाएंगे कि अक्षर और वर्ण में क्या अंतर होता है। देखिए, अक्षर की अगर हम बात करें तो ये अक्षर है, इसकी परिभाषा मैं यही लिखता हूं आपके समक्ष। देखिए, जिसका जिसका मौखिक जिसका मौखिक क्षरण क्षरण ना हो। जी हां, जिसका मौखिक क्षरण ना हो वह अक्षर है। देखिए, अब ये जो क है, अब जरा इस क को तोड़कर देख लीजिए आप। आप इसके शरीर को तोड़ सकते हैं क जमा अ में, लेकिन जैसे इसके शरीर को तोड़ोगे तो फिर ये क नहीं कहला पाएगा। अब इसे बोलकर देख लीजिए, इसे बोल नहीं सकते और ये अकेला सिर्फ अ है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसे इसे मौखिक रूप से नहीं तोड़ सकते, इसका और ज्यादा मौखिक क्षरण नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ये टूटेगा फिर ये बोला नहीं जा सकता दोस्तों। यानी कि मौखिक रूप से सबसे छोटी चीज क्या होती है? अक्षर। मौखिक रूप से सबसे छोटी चीज क्या होती है? अक्षर। और अक्षर क्या होता है? जिसका मौखिक क्षरण ना हो सके। यानी कि जब हम उच्चारण करते हैं, वर्णों को बोलते हैं, तो बोलते समय जो सबसे छोटा हो, जिसे बोला जा सके, वह तो अक्षर है। और जो उससे भी छोटा हो जाए, बोला जाने वाला स्वर कहलाएगा, और जो ना बोला जाने वाला है वह वर्ण कहलाएगा। एक व्यंजन एक वर्ण दोनों मिलकर एक अक्षर का निर्माण करते हैं। तो आप पाएंगे कि देखो, यहां पे र और ये जो आ है, एक व्यंजन है एक स्वर है, दोनों ने मिलकर ऊपर क्या बनाया? रा। तो यहां पे रा जो है ये एक अक्षर है, ना कि ये अक्षर, ये रे अक्षर नहीं है। रे और आ ये दोनों मिलकर एक अक्षर बनाए हैं। तो यहां पर जो मैं है, ये म एक अक्षर है। मैं और ए, एक व्यंजन एक स्वर मिलकर ऊपर क्या बना दिए हैं? एक अक्षर। एक व्यंजन एक स्वर जब आपस में मिलते हैं तो एक अक्षर बनाते हैं। एक व्यंजन एक अक्षर जब आपस में मिलते हैं तो अक्षर बनाते हैं। एक व्यंजन एक अक्षर जब आपस में मिलते हैं तब एक अक्षर बनाते हैं। तो यहां पर अक्षर क्या है? यहां पे अक्षर है जा। जा अक्षर है, क्योंकि इसमें स्वर जो है वो आ जुड़ा हुआ है। एक व्यंजन एक स्वर आपस में मिलकर क्या बनाए हैं? एक अक्षर बनाए हैं। है और ए, है और ए, हे, एक व्यंजन एक स्वर आपस में मिलकर क्या बनाए हैं? एक अक्षर बनाए हैं। तो आप समझ गए होंगे कि वाक्य, अच्छा, जब ये अक्षर आपस में मिलते हैं, एक अक्षर ये रहा, एक अक्षर ये रहा, तो जब अक्षर आपस में मिलते हैं तब यहां पे एक शब्द बनाते हैं। एक अक्षर ये रहा, एक अक्षर ये रहा, जब दो अक्षर आपस में मिले तो एक शब्द बनाया। जा और ता, दो अक्षर आपस में मिले तो अक्षर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ये अकेला ही अक्षर है, तो अकेला अक्षर शब्द नहीं होता। तो ये है जो है सिर्फ और सिर्फ, है ना, हम ये है कि ये जो है लिखा हुआ है, भैया गुरुजी ये अक्षर है, ये शब्द है, क्या बोले इसको? है, जबकि पूरा अर्थ ये शब्द नहीं है, ये अक्षर है। अक्षर, क्योंकि अक्षरों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, इसमें कोई अक्षरों का समूह नहीं है। ये केवल एक अक्षर है जो अपने व्यंजन और स्वर के साथ लिखा हुआ है। जबकि यहां पर ये शब्द है, ये शब्द है और ये शब्द है। इसको और अच्छी तरह से जानेंगे। देखिए, अगर आपके समक्ष एक शब्द लिखा हुआ है चादर, चादर, अगर इस चादर में अगर आपसे पूछा जाए
कि जी वर्ण कितने हैं, इसमें पूछा जाए इसमें व्यंजन कितने हैं, या इसमें पूछेगा पहले अक्षर कितने हैं, इसमें पूछा जाएगा व्यंजन कितने हैं, इसमें पूछा जाएगा स्वर कितने हैं। तो वर्ण अक्षर व्यंजन स्वर अगर पूछा जा रहा है तो कैसे बताएंगे। तो देखिए आप इसका खंड करना अच्छी तरह से जानते हैं, तो पहले इसका खंड कर दीजिए बिल्कुल बारीक बारीक। कैसे, चौ पे आ का डंडा लगा हुआ है, तो इसे कैसे तोड़ेंगे। चलो पहले इसको आसानी से तोड़ देते हैं, जैसे आप लोगों को पहले सीखा है। च आ द जमा रे, तो हमने इसको ऐसे ऐसे तोड़ दिया। फिर इसे और ज्यादा तोड़ देते हैं, और ज्यादा तोड़ते हैं। तो इसे चा को कैसे तोड़ेंगे, चौ के नीचे जमा हलंत जमा आ, ऐसे ही जमा, ये द है तो द के नीचे हलंत जमा अ, ये र को भी ऐसे तोड़ेंगे र, या इसे मैं अलग अलग कलर से लिखता हूं ताकि आपको समझ आएगा। चा को कैसे तोड़ेंगे जी, च जमा आ। द को कैसे तोड़ेंगे, द को तोड़ेंगे द जमा अ, और ऐसे ही आप र को कैसे तोड़ेंगे, र को तोड़ेंगे र जमा अ। तो आइए अब हम देखते हैं कि क्या इसे और ज्यादा तोड़ सकते हैं, तो नहीं तोड़ सकते। तो वो चीज जिसे और ज्यादा नहीं तोड़ सकते, तो ये तो कहलाए वर्ण, ये तो कहलाए वर्ण। तो चादर शब्द में अगर कोई आपसे पूछे वर्ण कितने हैं, तो इनकी काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6, तो वर्णों की संख्या है 6। तो इसमें वर्ण है बच्चों 6 वर्ण। अगर अक्षर पूछेगा तो अभी आप जानते हैं, अभी आप जानते हैं कि एक व्यंजन एक स्वर आपस में मिलकर एक अक्षर बनाते हैं। तो एक अक्षर ये रहा, एक व्यंजन एक स्वर आपस में मिलकर एक अक्षर ये बनाते हैं। तो दूसरा अक्षर ये रहा, एक व्यंजन एक स्वर दोनों आपस में मिलकर एक अक्षर ये बनाते हैं। तो यहां पर कितने अक्षर हुए, 1 2 3। तो चादर में अक्षर कितने हैं, अक्षर 3 अक्षर हैं। अगर पूछे व्यंजन कितने हैं, तो व्यंजन क्या होते हैं, अक्षरों के जब टुकड़े करते हैं जो वर्ण होते हैं, क्या होते हैं, वर्ण। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, इसमें व्यंजन होता है और स्वर होता है। तो व्यंजन कौन होता है, व्यंजन वो होते हैं जिसके नीचे हलंत लगा होता है। तो व्यंजन कौन कौन सा है वो देखेंगे बच्चों। व्यंजन देखिएगा, बहुत प्रेम से व्यंजन देखो। तो एक तो ये व्यंजन है, 1 2 3। तो इसमें च द और र जिनका उच्चारण नहीं कर सकते वह व्यंजन है। तो 1 2 3, इसमें 3 व्यंजन है। अगर कोई स्वर पूछे स्वर कितने हैं, तो 1 2 जिन्हें बोला जा सकता है ना, वह कहलाएंगे। जैसे 1 2 और 3, 1 2 3, तो आप जानेंगे कि यहां पर स्वर कितने हैं, 3 स्वर हैं। तो वर्ण हुए 6, 6 वर्ण मिलकर 3 अक्षर बनाए और 3 अक्षरों ने मिलकर एक शब्द बनाया। यह क्या है, यह शब्द है। और ऐसे ऐसे शब्द मिलकर पदबंध बनाते हैं और पदबंध मिलकर आपका वाक्य का निर्माण कर देते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपने अच्छी तरह से ये जाना होगा कि वर्ण और अक्षर दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन हम एक बात मैं और क्लियर कर दूं, आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठेगा कि सर जब हिंदी वर्णमाला हम पढ़ते हैं, हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं, देखिए वर्णमाला 2 होती हैं, एक तो होती है संस्कृत में, एक होती है हिंदी भाषा में, एक होती है हिंदी भाषा में। तो संस्कृत में जब वर्णमाला लिखी जाती है तो ऐसे लिखी जाती है, क ख ग और घ अंग। तो सबके नीचे हलंत लगाते हैं। लेकिन हिंदी वर्णमाला में जब लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है, क ख ग घ, इस तरह से। तो दोनों में क्या अंतर है सर, यहां पर तो संस्कृत में जो लिखे जा रहे हैं ये तो हलंत के साथ लिखे जा रहे हैं। तो हलंत के साथ लिखे जा रहे हैं तो ये तो व्यंजन हुए, है ना। और यहां पर अ आ ई ई, यहां पर भी यही होता है, अ आ ई ई। तो ठीक है, यहां जो होता है वो तो स्वर है, तो यहां पर भी ये बिल्कुल ठीक है, हिंदी भाषा में ये भी स्वर है। लेकिन सर देखिए
संस्कृत में सबके नीचे हलंत लगा रखा है, तो यहां तो स्पष्ट पता चल रहा है जिसके नीचे हलंत लिखा मिलेगा वह सब क्या है, वह सब व्यंजन है। लेकिन यहां तो सबके नीचे हलंत है ही नहीं, तो ये अक्षर, ये तो ये क्या है, ये तो देखो इसे तोड़ेंगे तो क जमा अ लिखा हुआ है, और जो एक व्यंजन, ये व्यंजन है, ये स्वर है, दोनों मिलकर आपस में क्या बना रहे हैं, अक्षर। तो हिंदी भाषा में जो ये क ख ग घ लिखे होते हैं, ये अक्षर ही हैं, ये अक्षर हैं, ये भी अक्षर है, ये भी अक्षर है, ये भी अक्षर है। तो हम हिंदी वर्णमाला में हिंदी हिंदी वर्णमाला क्यों कहते हैं, हम इसे अक्षरमाला क्यों नहीं कह देते, हम इसे अक्षरमाला क्यों नहीं कहते? तो बिल्कुल सत्य वचन है कि जब इनके नीचे हलंत लगाया ही नहीं गया और ये अक्षर लिखे हुए हैं, तो अक्षर लिखे हुए हैं तो हम इन्हें अक्षर क्यों नहीं कहते, है ना। और अक्षर में दोनों ही आएंगे, व्यंजन भी आएगा, स्वर भी आएगा, तो ये स्वर बोलें या व्यंजन बोलें। लेकिन होता क्या है, लिखने की परंपरा संस्कृत से ही आई है। संस्कृत में वर्णों के नीचे जो व्यंजन है, व्यंजनों के नीचे हलंत लगाने की परंपरा है। लेकिन बस हिंदी भाषा में उस परंपरा को छोड़ दिया है थोड़ा सा। कैसे छोड़ा, सैद्धांतिक तौर से नहीं छोड़ा बच्चों, सिर्फ व्यवहारिक तौर से छोड़ा है कि सबके नीचे हलंत लगा है। बस ये जो परंपरा है, लिखने की जो परंपरा है, बस इस परंपरा को हमने हिंदी में छोड़ दिया है लिखना, क्योंकि हिंदी संस्कृत से जन्मी, और हिंदी जो है बहुत सारी बार बदल बदल के अपने नए स्वरूप में हमारे समक्ष खड़ी है। तो उसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं, तो उन्हीं बदलाव का, लेकिन वो सैद्धांतिक बदलाव नहीं है, वह व्यवहारिक बदलाव हैं। और ये, इसमें बहुत सारी रिसर्च की अभी जरूरत है, बहुत सारी चीजों की अभी जरूरत है। तो आप इसमें पाएंगे कि इसका मतलब ये जो क है, तो ये क संस्कृत में जो क ख ग हलंत वाले हैं, ये उन्हीं का ही स्वरूप है। सबके नीचे हलंत है, लेकिन बस लिखने की परंपरा नहीं है, लिखने की परंपरा नहीं है। इसलिए हम हिंदी भाषा में जो इस तरह से लिखा होता है, इसे इसे भी, इन अक्षरों को भी हिंदी भाषा में हम व्यंजन मानते हैं, और ये जो लिखा जाता है इन्हें स्वर मानते हैं। तो ये माना गया है, व्याकरणिक दृष्टि से ये नहीं है। तो अगर आपके पास में ऐसे लिखा मिले, तो आप हिंदी भाषा की अगर बात करें, तो हिंदी भाषा में आप इसे व्यंजनों की कैटेगरी में रख सकते हैं। बस यह मान के चलिए कि इसके नीचे बस हलंत लगा हुआ है, बस लिखने की परंपरा नहीं है। लेकिन अगर कोई पूछे कि ये व्यंजन है कि अक्षर है, तो सबसे पहला सटीक जवाब आप दीजिए कि यह एक अक्षर है। अब क्या है, अब यह एक व्यंजन है। यह क्या है, ये एक स्वर है। एक व्यंजन, एक स्वर मिलकर जो कै बनाया, ये क्या बनाया, ये अक्षर बनाया। अक्षर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। और शब्द आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं। और वाक्य आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं। और ऐसे पैराग्राफ मिलकर कहानियां उपन्यास बनते हैं, और कहानियां उपन्यास मिलकर आपकी हिंदी भाषा की पुस्तकें छपती हैं। तो इस तरह से पूरी हिंदी भाषा का बिल्कुल जीरो से लेकर शब्दों के बारे में और शब्दों से वाक्यों के बारे में हमने चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह क्लास बहुत पसंद आएगी। अगर इस क्लास को में आपको थोड़ा सा भी ज्ञान मिला है, तो इस वीडियो को, इसको बहुत शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो और ऐसी महत्वपूर्ण ज्ञान को समझने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आपको पसंद आया, थोड़ा सा भी ज्ञान आया, तो दोस्तों इस वीडियो को फैलाइए। और आपके सपोर्ट की हम लोगों को बहुत जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है। आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप सब लोगों का प्यार यदि हमारे सर पे बना रहेगा, तो हम इसी तरह से अपने देश की सेवा कर पाएंगे। मैं संत कुमार आप लोगों को, अपने सभी देशवासियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों।